हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे मानव विकास किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्षों की चर्चा करेंगे। साथ ही मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं और 4 उपागम हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद से हम देखेंगे कि मानव विकास किस तरीके से मापा जाता है, उसको मेज़र कैसे किया जाता है। और इसके बाद हम मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक में अंतर जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम मानव विकास सूचकांक के आधार पे विश्व के देशों की तुलना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास दोनों को ही समय के संदर्भ में मापा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ में अगर हम कहते हैं कि वृद्धि हुई है तो वो समय के संदर्भ में ही, आज कोई चीज़ इतनी लंबी है, कल कोई चीज़ उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, इसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से वृद्धि और विकास को हमेशा समय के संदर्भ में, यानी कि आज जो वृद्धि, आज किसी चीज़ का लंबाई या उसका गुण जिस तरीके से है, कल को यानी 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद या कल परसों साल भर बाद कितना वो उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा या कितना उसमें ग्रोथ हो रहा है, इसको हम देखते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि वृद्धि और विकास दोनों को ही समय के संदर्भ में मापा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव चेंज होती है, यानी किसी भी चीज़ में जो वृद्धि होती है वो उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे किसी चीज़ की लंबाई बढ़ जाना, किसी का भार बढ़ जाना, ये वृद्धि कहलाता है। जबकि विकास उसके गुणों में परिवर्तन, जैसे हम कहें कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन 1 साल बाद वो पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, तो हम उसकी मात्रा नहीं नाप सकते हैं, बल्कि उसकी जो गुणों में परिवर्तन हो रहा है। या कोई व्यक्ति व्यवहारिक है लेकिन 4 साल बाद वो और भी ज़्यादा व्यवहारिक हो गया, या व्यवहारिक नहीं है, 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो व्यवहारिक हो गया, तो उसके गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है उसको विकास कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया वृद्धि मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, जबकि विकास या डेवलपमेंट क्वालिटी में चेंज को कहते हैं। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है, यानी कि पिछले जो चीज़ें हैं, पिछली जो लंबाई है, अगर हम चाहें तो उसकी तुलना भी कर सकते हैं, या अगर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहें कि किसी बच्चे की हाइट 3 फीट थी और 1 साल बाद उसकी हाइट या 2 साल बाद उसकी हाइट 4 फीट हो गई, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि उसकी हाइट में 2 साल में 1 फीट का परिवर्तन हो रहा है। तो या तो हम पीछे के रेफरेंस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जबकि विकास हमेशा मूल्य सापेक्ष होता है, यानी विकास को जब भी हम मापेंगे तो वो पिछले की तुलना में उसके गुणों में क्या परिवर्तन हुआ है इसको देखते हैं। तो इसीलिए जो विकास होता है उसको हम कहते हैं मूल्य सापेक्ष, यानी पिछला जो मूल्य है, पिछला जो क्वालिटी उसकी है, उसके कंपैरिजन में आगे क्या चेंजेस हुए हैं, उसको हम कहते हैं विकास। इसके अलावा वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे हम के जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको हम निगेटिव ग्रोथ भी कह सकते हैं। अगर कम हो रही है जनसंख्या तो हम उसको निगेटिव ग्रोथ कहते हैं। या जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं क्वांटिटी में, यानी लोगों की संख्या जो बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में पॉजिटिव चेंज हुआ है। जबकि विकास हमेशा पॉजिटिव चेंज को ही शो करता है, यानी विकास कभी निगेटिव नहीं होता है, बल्कि या तो होगा ही नहीं विकास, या तो होगा तो पॉजिटिव चेंज होगा। इसी के साथ हम वृद्धि को देखते हैं कि चूँकि वृद्धि क्वांटिटेटिव चेंज है इसलिए वो मेजरेबल भी है, उसको मापा जा सकता है। जबकि विकास गुणों में परिवर्तन है इसलिए वो मेजरेबल नहीं होता है, उसको सही तरीके से मापा नहीं जा सकता है। जैसे कोई कम व्यवहारिक था, 2 साल बाद ज़्यादा व्यवहारिक हो गया, तो व्यवहार का मापन एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं मानव विकास किसे कहते हैं। मानव विकास का जो डेफिनीशन है या मानव विकास की जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, उसको हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर महबूब उल हक, जिन्होंने सबसे पहले मानव विकास को परिभाषित किया। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास मानव के जीवन स्तर में सुधार और विकल्पों में वृद्धि को ही कहते हैं। यानी किसी भी इंसान के विकल्प में वृद्धि करने का मतलब कि जैसे अगर उसके पास कम पैसे हैं तो उसको अगर गर्मी लग रही है किसी व्यक्ति को, तो चूँकि कम पैसे हैं तो उसके पास विकल्प सीमित हैं, ये वो हैंड फैन से ही काम चलाएगा। जबकि उस व्यक्ति के पास अगर पैसे अधिक हैं तो अगर उसको गर्मी लग रही है तो उसके पास कई सारे विकल्प हैं। जैसे वो पंखे से भी हवा ले सकता है, टेबल फैन से भी हवा ले सकता है, कूलर भी लगा सकता है, एसी भी लगा सकता है। तो उसको हवा खाने के कई सारे विकल्प उसके पास अवेलेबल हैं। या कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ है तो उसके पास रोज़गार के अवसर कम होंगे, विकल्प कम होंगे, वो मजदूरी ही कर सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड है तो उसके पास कई सारे विकल्प ओपन हो जाते हैं कि वो किस तरह का जॉब करे, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति के विकल्पों में वृद्धि करना, चाहे शिक्षा दे के, चाहे उसका स्वास्थ्य सुधार के, या उसकी इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ा के, हम किसी भी व्यक्ति के जब विकल्पों में वृद्धि करते हैं और उस विकल्प में वृद्धि होने के साथ साथ उसके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। जैसे कि अगर हम कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो मज़दूर वाला ही होगा, थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हवा खाने के लिए एसी भी लगवा सकता है। तो इस तरीके से कहा गया कि मानव के विकल्पों में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार ही मानव विकास कहलाता है। अब इन्होंने कहा कि मानव विकास का जो मूल उद्देश्य है वो ऐसी दशाएं क्रिएट करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सकें। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि सार्थक जीवन हम कहते किसे हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे यही है कि व्हाट इज़ मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ किसे कहते हैं? तो सार्थक जीवन जीने का अर्थ है कि ऐसा जीवन जिसका कोई उद्देश्य हो, ऐसे ही नहीं कि बस जिए जा रहे हैं, जिसका कोई उद्देश्य हो और वह उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। एक ऐसा जीवन जो स्वस्थ हो, लंबा हो, यानी ऐसा ना हो कि इंसान बीमार है और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं। सार्थक जीवन वो जीवन होता है जो इंसान को स्वस्थ और दीर्घ जीवन मिलता है और जिसमें वो अपनी पूरी बुद्धि और पूरे विवेक का विकास कर सकता है, और उसी बुद्धि और विवेक के विकास के आधार पे वो समाज में प्रतिभाग करता है, अपना योगदान देता है समाज को विकसित करने में, और उस समाज के विकास के साथ ही देश के विकास में भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अंततः अपने जीवन का जो नैतिक उद्देश्य है उसको पूरा करता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मानव विकास क्यों ज़रूरी है। तो मानव विकास इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यक्ति को एक सार्थक जीवन मिल सके, एक ऐसा जीवन जिसमें वो अपनी पूरी बुद्धि और विवेक के साथ समाज में प्रतिभाग करे, समाज का विकास करे और साथ ही देश का विकास करे, और इस तरीके से सब करते हुए अपने जीवन के जो नैतिक उद्देश्य हैं उसको पूरा कर सके। इसीलिए मानव विकास की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं कुछ मानव विकास से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जबकि प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और इन दोनों लोगों ने मिलकर ही मानव विकास प्रतिवेदन, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP पब्लिश करता है, इन दोनों लोगों ने ही उसे पब्लिश करवाने के लिए कार्य किया ताकि वो मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो निकले और पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये पता चले कि किस क्षेत्र में मानव विकास अधिक है और कहाँ मानव विकास कम है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, यानी इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया, और उसी इंडेक्स का उपयोग UNDP द्वारा किया जाता है। 1990 से हर साल
जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलती है उसमें सभी देशों का जो कैटेगराइजेशन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल के आधार पे, उसके लिए उस इंडेक्स को निकालने का काम, निर्मित करने का काम इन्हीं ने, डॉक्टर महबूब-उल हक ने ही किया था। डॉक्टर महबूब-उल हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, यानी कि लोगों के पास अल्टरनेट अवेलेबल हो, उनके पास चॉइस अवेलेबल हो, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकें और एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। आत्मसम्मान के साथ कैसे जीवन जी सकता है इंसान, कि जब उसके पास शिक्षा हो, उसके पास क्रय शक्ति यानी किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसा अवेलेबल हो, तो वो आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकता है। और साथ ही उसके पास एक स्वस्थ और दीर्घ जीवन यानी लंबी आयु उसकी हो और स्वस्थ हो, तब उसके विकल्पों में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद कहा गया कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बताया कि स्वतंत्रता में वृद्धि विकास लाने का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। यानी जहां एक तरफ महबूब-उल हक जी ने विकल्पों में बढ़ोतरी को मानव विकास का माध्यम बताया, वहीं प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता में वृद्धि को फोकस किया है। और कंक्लूज़न ये है कि दोनों लोग की बातों से हम देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तभी उसके विकल्पों में वृद्धि होती है, या यूँ कहें कि जब व्यक्ति के विकल्पों में वृद्धि होती है तो वो सोचने समझने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है और तभी मानव विकास होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं, उसका जो केंद्र बिंदु है, की एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। और स्वास्थ्य जो है उसको मापने के लिए जीवन प्रत्याशा का प्रयोग किया जाता है। ये जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि किसी भी बच्चे के जन्म लेने पर उसका मेडिकल एग्जामिन करने के बाद ये उम्मीद की जाए, ये एक एक्सपेक्ट किया जाए कि वो बच्चा की लाइफ कितनी लंबी होगी, उसी को हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि बच्चे के जन्म लेते ही उसका मेडिकल एग्जामिन करके उसकी लाइफ के लिए एक एक्सपेक्टेशन करना कि उसकी लाइफ कितनी लंबी होगी, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। इसके अलावा शिक्षा है नेक्स्ट केंद्र बिंदु, जिसको नापने के लिए हम लिटरेसी रेट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसको हम मेज़र करने के लिए परचेजिंग पावर, इंसान की क्रय शक्ति, किसी भी चीज़ को खरीदने की शक्ति कितनी है, इसके आधार पे हम मानव विकास का मापन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, मानव विकास के स्तंभ कौन से हैं, पिलर्स कौन से हैं। किसी भी मकान के बनाने के लिए जो 4 पिलर होते हैं, अगर एक भी पिलर ध्वस्त हुआ, टूट गया, तो मकान पूरा गिर जाता है। इसी तरीके से मानव विकास की जो बिल्डिंग है, यानी कि मानव विकास को बनाए रखने के लिए या उसको आगे मेंटेन करने के लिए 4 पिलर्स जो हैं उनको संभाले रखना, उनको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और यही 4 पिलर हैं जिस पे पूरा का पूरा मानव विकास डिपेंड करता है। तो पहला पिलर है समता, इक्विटी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों में समानता, यानी उसको अवसर जो दिए जा रहे हैं उसमें समानता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, एक है इक्वालिटी और दूसरा है इक्विटी। इक्वालिटी मतलब कि रिसोर्सेज समान हो, यानी कि सबको समान रिसोर्स दिया गया है, चाहे उसको अवसर समान मिले ना मिले। और इक्विटी क्या होता है कि अवसर हमको समान होना चाहिए, उसके लिए किसी को ज़्यादा रिसोर्स और किसी को कम रिसोर्स भी मिले तो कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, इक्वालिटी मतलब सबको समान संसाधन मिले, चाहे उसको अवसर समान मिले या ना मिले। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया इक्वालिटी में कि एक छोटा बच्चा है, एक बच्ची है जो मीडियम साइज़ की है और एक लंबा बच्चा है। तो यहाँ पे सबको स्टूल जो दिया गया है खड़ा होने के लिए, वो सबको बराबर दिया गया है। अब बराबर देने की वजह से जो लंबा बच्चा है उसको तो
मैच दिख रहा है, जो फुटबॉल मैच हो रहा है बच्ची को भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो छोटा बच्चा है उसको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज तो समान दिए गए, लेकिन फुटबॉल मैच देखने के अवसर समान नहीं हैं। जबकि इक्विटी में क्या होता है कि रिसोर्सेज घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अवसर समान हो। यहाँ पे फुटबॉल देखने का अवसर सबको समान मिल रहा है। अब छोटे बच्चे को ज़्यादा संसाधन दिया गया, ताकि स्टूल लंबा दिया गया ताकि उसको अवसर समान मिले। बच्ची मीडियम साइज़ की है तो उसको मीडियम साइज़ का स्टूल दिया गया, और जो बच्चा है लंबा वाला उसको स्टूल नहीं दिया गया, क्योंकि उसके लिए तो अवसर वैसे ही समान है। तो इस तरीके से इक्वलिटी और इक्विटी में अंतर होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मानव विकास का मतलब समान संसाधन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि अवसरों का समानता होना चाहिए। यानी कि जो अवसर मिल रहे हैं, शिक्षा के अवसर हैं या रोजगार के अवसर हैं, उन अवसरों में समानता होनी चाहिए, तभी मानव विकास हो सकता है। दूसरा है सतत पोषणीयता या सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम एक लेवल पे देखते हैं कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव ना हो, वहीं हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी भी अंतर ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी भी भेदभाव ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आज की पीढ़ी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो डेवलपमेंट ज़्यादा कर ले, और आने वाली पीढ़ी के पास रिसोर्सेज बचे ही ना। तो इसलिए हम यहाँ सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी अवसरों में समानता हो। यानी हम संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें कि हम भी प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन एज इट इज़ बचे रहें। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। यहाँ पे उत्पादकता का मतलब श्रम की उत्पादकता से लगाया गया है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे लगाया गया है। यानी कि लोगों की क्षमताओं का, जैसे कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस तरीके से जो ट्रेनिंग दी जाती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके माध्यम से लोगों को के श्रम की उत्पादकता को बढ़ाई जाए, जिससे कि लोग अपने लिए रोजगार के अलग अलग अवसर चुन सकें। तो ये है कि मानव विकास का ये तीसरा स्तंभ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है श्रम की उत्पादकता को बढ़ाना और बढ़ा के लोगों को सुदृढ़ करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना। और चौथा है सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का अर्थ है कि लोगों को इस प्रकार सशक्त करना, इस प्रकार उनको फ्रीडम करना, शक्ति देना, जिससे कि वो अपने लिए क्या बेहतर है उसको चुन सकें, और जो भी नीतियों का निर्माण सरकार करती है उसमें योगदान कर सकें। नेक्स्ट हम लोग का कंसेप्ट है मानव विकास के उपागम, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस का क्या मतलब हुआ कि मानव विकास को देखने समझने का जो तरीका होता है उसी को अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ मानव विकास को समझने का सबसे पहला जो उपागम आया वो आय उपागम। ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, जिसको मानव विकास, इसमें ये कहा गया कि किसी भी देश का आय जितना ज़्यादा होगा, मानव विकास उस देश का उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव विकास का जो नेक्स्ट उपागम है वो है कल्याण उपागम, यानी कि वेलफेयर अप्रोच। इसमें ये कहा गया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी देश की आय तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो उपयोग किया जाता है वो मानव विकास के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कहीं रक्षा के लिए, कहीं किसी और सेक्टर में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये सेकंड उपागम आया कल्याण उपागम, यानी कि आय के साथ साथ सरकार वहाँ के लोगों के लिए अलग अलग तरीके, वहाँ के शिक्षा, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल कराने के लिए, यानी या सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए लोग योजनाओं के बनाने में कितना निवेश कर रहे हैं। ये सबसे मेन अप्रोच है कि किसी भी देश में मानव के लिए, इंसान के डेवलपमेंट के लिए, मानव के विकास के लिए कि जो भी योजनाएं सरकार बनाती हैं उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश सरकार करेगी उतना ही वहाँ का मानव विकास डेवलप होगा। इस तरीके से ये उपागम मानव को केवल लाभार्थी के रूप में देखती है, यानी कि योजनाओं से प्राप्त करने वाला जो लाभार्थी है
मानव उसको देखती है, बल्कि उसको प्रतिभागी के रूप में नहीं देखती है। यानी कि लोगों को सिर्फ इतना मानती है कि लोगों का डेवलपमेंट करना है तो सरकार उनके लिए योजनाएं ला रही है और वो उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि वो ये नहीं सोचती, इस उपागम में ये नहीं सोचा जाता है कि लोग कितना सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो इस उपागम में मानव विकास की पूरी जिम्मेदारी सरकार को दी गई है, उसके द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को दी गई है। नेक्स्ट उपागम हम लोग का है आधारभूत आवश्यकता उपागम या बेसिक नीड्स अप्रोच। अब यहाँ ये देखा गया कि जो कल्याण उपागम था उसमें सरकार योजनाएं भी चला रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मानव विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि योजनाओं का भारत के अगर संदर्भ में देखें तो योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उस वर्ग को मिलता है जिसके लिए वो योजनाएं बनी ही नहीं हैं। यानी गरीबों के लिए अगर योजनाएं बन रही हैं तो बहुत कम गरीब ऐसे हैं जो उस योजना के लाभार्थी होते हैं। बाकी जितने मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग हैं वही अपनी बिलो पॉवर्टी लाइन का एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उसका लाभ लेते हैं, या बीच में जो भी बिचौलिए होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार योजनाएं चलाती भी है, लेकिन फिर भी उन योजनाओं का लाभ जिस तक पहुंचना चाहिए उस तक पहुंच नहीं रहा है। तब तीसरा ये उपागम आया आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी कि बेसिक नीड अप्रोच। यानी कि इसमें ये कहा गया, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस उपागम को प्रस्तावित किसने किया, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। यानी लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो था उसने ये कहा कि जो लेबर कैटेगरी है उसकी जो बेसिक नीड्स है वो तो पूरी ही नहीं हो रही है, तो इसलिए जो उपागम होना चाहिए मानव विकास का वो ये होना चाहिए कि हर किसी की बेसिक नीड्स पूरी हो। अब बेसिक नीड्स कौन सी है, तो यहाँ 6 बेसिक नीड्स को यहाँ दिखाया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जलापूर्ति, आवास और स्वच्छता की व्यवस्था सरकार करे। और बाकी योजनाएं तो अलग चीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक नीड्स है उस पे सरकार को ज़्यादा निवेश करना चाहिए, ताकि हर एक इंसान की जो ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। और जब इंसान की ये 6 आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तभी इंसान कुछ सोचने समझने लायक होता है। और लास्ट में आया क्षमता उपागम, यानी कि अभी तक जो उपागम की चर्चा की गई उसमें मानव को केवल लाभार्थी के रूप में देखा गया, जबकि ये देखा गया कि सरकार खर्च कर रही है, निवेश कर रही है, लोगों की आवश्यकता भी पूर्ति कर रही है, लेकिन अब सरकार के पास भी तो इतना खजाना पड़ा नहीं है कि सरकार पूरा करती रहे हमेशा। तो इसलिए ये चौथा उपागम आया क्षमता उपागम, और इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी से है। इन्होंने कहा कि केवल योजनाएं लागू करने से किसी क्षेत्र में मानव विकास नहीं होता है, बल्कि हमें मानव की क्षमताओं का निर्माण करना है। यानी कि मानव की क्षमताओं का निर्माण करने में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करते हैं तो वहाँ का जो मानव, वहाँ की जो जनसंख्या होगी वही मानव विकास को बढ़ाएगी, वही उस देश को डेवलप करेगी। तो इस तरीके से मानव की क्षमताओं का विकास करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानव क्षमताओं का अगर विकास हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि किसी देश में संसाधन हो या न हो फिर भी वहाँ डेवलपमेंट हो जाता है। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जापान, जो एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसके पास अपना रिसोर्स के नाम पे बहुत रेयर रिसोर्सेज हैं उसके पास, लेकिन उसके पास मानव की क्षमताएं ज़्यादा हैं। क्षमता ज़्यादा होने की वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहाँ ज़्यादा है और इस वजह से जापान एक डेवलप्ड कंट्री बन गई है। तो इसलिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने ये सुझाया कि मानव विकास के लिए जो क्षमता उपागम है, कैपेबिलिटी अप्रोच है, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम मानव की क्षमताओं का निर्माण करते हैं। और जब मानव की क्षमताओं का निर्माण होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो होना निश्चित है। इसके बाद हम देखते हैं मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए मानव विकास के जो सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं, उनको लिया गया और उस इंडेक्स के लिए आधार क्या है। पहला आधार या जो महत्वपूर्ण पक्ष हमने जिसकी चर्चा की थी पहले, वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एक इंडेक्स के रूप में एक माना गया है।
दूसरा है शिक्षा, जिसमें हमने साक्षरता दर का जो रेट होता है उसको एक इंडिकेटर के रूप में लिया है और उसकी जो वैल्यू आती है इंडेक्स वैल्यू, उसके आधार पर मानव विकास निकाला जाता है। और शिक्षा के लिए ही सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कितना रेशियो है इनरोलमेंट का स्कूल में, उसको हम लेते हैं। तीसरा हमारा संसाधनों तक पहुंच है, जिसमें हम क्रय शक्ति लेते हैं, लोगों की खर्च करने की शक्ति, किसी सामान को खरीदने की शक्ति के आधार पे हम निकालते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं जीवन प्रत्याशा, 3 आधार हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, और उनके लिए ये 3-4 जो इंडिकेटर्स लिए गए हैं इनकी इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं, और ये इंडेक्स वैल्यू निकालने के बाद ही मानव विकास सूचकांक निर्मित किया जाता है। अब यहाँ अगर हम उच्चतर जीवन प्रत्याशा देखें तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा या हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या शो करती है कि व्यक्ति को, किसी भी मानव के पास अधिक दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने के अवसर ज़्यादा हैं। उच्चतर शिक्षा दर और उच्चतर सकल नामांकन अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि ज्ञान तक पहुंच के आसान और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं। और उच्चतर क्रय शक्ति किसी देश में मानव की आर्थिक स्तर जो उसका है उसको इंडिकेट करता है कि अगर क्रय शक्ति अधिक है यानी कि वहाँ के मानव जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त है और संसाधनों तक पहुँच की उसकी आसान है। और इस तरीके से हम उन सारे इंडिकेटर्स को लेते हैं, और चूँकि 3 पक्ष हैं तो इसलिए हर एक पक्ष के इंडिकेटर्स को 1/3 वेटेज दिया जाता है, और उन तीनों आयामों का जो औसत होता है उससे हम मानव विकास सूचकांक निकालते हैं। मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, और जो भी वैल्यूज़ होती हैं जो इंडिकेटर्स की उनको इस फॉर्मूले में रख के और इंडेक्स वैल्यू निकाली जाती है। और वो इंडेक्स वैल्यू जो निकाली जाती है वो 0 से 1 के बीच होती है। यहाँ गलती से 0 से 10 हो गया है, 0 से 1 के बीच होती है। जितना वैल्यू 0 के करीब होगा मानव विकास वहाँ उतना कम होगा, और वैल्यू जितना 1 के करीब होगी मानव विकास वहाँ उतना ही अधिक होगा। जैसे अगर हम कहें 0.9 तो 0.9 वाले क्षेत्र में मानव विकास ज़्यादा होगा 0.4 वाले क्षेत्र की अपेक्षा। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 1990 से प्रतिवर्ष जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो मानव विकास प्रतिवेदन यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यानी कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो UNDP पब्लिश करता है। और कब से पब्लिश हो रहा है, तो 1990 से। इस रिपोर्ट में मानव विकास के स्तर के आधार पे सभी देशों का जो रैंक है वो निकाला जाता है। तो पूरी रैंक लिस्ट निकाली जाती है इस रिपोर्ट में। UNDP ने मानव विकास मापन के 2 इंडिकेटर्स लिए हुए हैं, 2 इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं। पहली इंडेक्स वैल्यू है मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरा है गरीबी सूचकांक। गरीबी सूचकांक के आधार पे भी UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। तो इस तरीके से 2 सूचकांक हैं। अब इन दोनों सूचकांकों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये देखते हैं। मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक में अंतर क्या होता है। तो जो मानव विकास सूचकांक है वो किसी देश के सकारात्मक पहलुओं द्वारा मानव विकास का मापन करता है, यानी शिक्षा का स्तर वहाँ कैसा है, अच्छा है, या जो क्रय शक्ति अधिक है। इस तरीके से जो जितने भी पॉजिटिव इंडिकेटर हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से, उसको मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत लिया जाता है। जबकि मानव गरीबी सूचकांक में जितने भी निगेटिव जो फैक्टर्स हैं उनको लिया जाता है। जैसे गरीबी बढ़ती है तो मानव विकास कम होगा। जैसे बच्चों की उम्र जो जीवन प्रत्याशा या बीमार
लोगों की संख्या अगर बढ़ती है तो वहाँ मानव विकास कम होगा। तो इस तरीके से जितने पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं उनको मानव विकास सूचकांक में यूज़ किया जाता है, जबकि निगेटिव इंडिकेटर्स को मानव गरीबी सूचकांक निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। सूचक कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा पॉजिटिव इंडिकेटर्स, तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स वो होंगे जिनका वैल्यू ज़्यादा होने पे मानव विकास ज़्यादा होगा, वैल्यू कम होने पे मानव विकास कम होगा। जैसे साक्षरता दर, प्रौढ़ साक्षरता दर अगर अधिक है तो उस क्षेत्र में मानव विकास अधिक होगा। सकल नामांकन अनुपात अगर अधिक है तो उस क्षेत्र में मानव विकास अधिक होगा। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने की संभाव्यता, यानी लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक प्रोबेबल एज है वो अगर ज़्यादा होगा तो यानी मानव विकास वहाँ ज़्यादा होगा। लोगों के पास विकल्प अधिक हैं, मानव विकास अधिक है। लोगों को संसाधनों तक पहुँच आसान है तो मानव विकास अधिक होगा। जबकि मानव गरीबी सूचकांक में जितने निगेटिव इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, अब इसमें अगर लोगों की संख्या बढ़ती है तो यानी मानव विकास वहाँ कम होगा। प्रौढ़ निरक्षरता दर अगर बढ़ता है, इलिटरेसी रेट अगर बढ़ता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा। स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, अब इसमें अगर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो मानव विकास कम होगा। अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, यानी ऐसे बच्चे जो अंडर वेट हैं, अगर अंडर वेट बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा। यानी निगेटिव फैक्टर्स वो होंगे जिनके बढ़ने पे ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा, जो अपोजिट रिलेशन रखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से, तो उनका हम यूज़ करते हैं मानव गरीबी सूचकांक में, और जितने पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं उनका मानव विकास सूचकांक में यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक किसी देश में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं उनको उद्घाटित करता है, उनको प्रदर्शित करता है, जबकि मानव गरीबी सूचकांक किसी देश की कमियों को दर्शाता है, उद्घाटित करता है। और उपरोक्त दोनों ही मापों का जब हम कंबाइन करके और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो किसी देश के लोगों की या मानव विकास की जो स्थिति है उसका जो एक्चुअल पिक्चर है वो शो करता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अचीवमेंट की बात करें तो वो भी एक्चुअल पिक्चर नहीं है, और अगर हम केवल कमियों की बात करें तो वो भी एक्चुअल फिगर नहीं देता है। जब हम अचीवमेंट और कमी दोनों के आधार पे हम मानव विकास निकालेंगे तो वो ज़्यादा एक्चुअल पिक्चर शो करता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भूटान विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी कि लोग कितने ज़्यादा प्रसन्न हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं, उस आधार पे निकाला जाएगा कि वहाँ मानव विकास कैसा हुआ है। यानी जो भूटानी लोग हैं उनका मानना है कि प्रसन्नता की कीमत पर हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं। आर्थिक विकास तभी हम कर सकते हैं, या सामाजिक आध्यात्मिक विकास तभी हम कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होगा। तो एक प्रसन्न व्यक्ति ही विकास के जो आध्यात्मिक पक्ष हैं, जो भौतिक पक्ष हैं, या जो गुणात्मक पक्ष हैं उसके लिए प्रोत्साहित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को मानव विकास के लिए इंडिकेटर के रूप में चुना है? तो यहाँ आंसर होगा भूटान। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, यानी कि मानव विकास के जो इंडिकेटर्स हैं उसके आधार पे हम विश्व के देशों का अगर कंपैरिजन करें तो किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में जो भी मानव विकास के स्कोर आए हैं उनके आधार पे देशों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अति उच्च मानव विकास वाले देश, उच्च मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। तो यहाँ सबसे पहले हम अति उच्च मानव विकास वाले देशों को लेते हैं, जिसमें विश्व के 66 जो कंट्रीज़ हैं उसको शामिल किया गया है, और जो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है ऐसे देशों की वो 0.8 से एबव है। और दूसरा इसी में हम ले लेते हैं उच्च मानव विकास, जिसका इंडेक्स वैल्यू 0.7 से 0.799, और इसमें 53 देश शामिल होते हैं। अब इन देशों की विशेषता क्या होती है? इन देशों की विशेषता ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है, और जो सामाजिक सेक्टर हैं
उसमें बड़े पैमाने पे रुपए खर्च किए जाते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इस तरीके के जो सामाजिक सेक्टर हैं, एजुकेशन है या हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट करने के लिए है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए है, उस पे सबसे ज़्यादा खर्च करती है वहाँ की सरकार। और ये देखा गया है कि इस तरीके के जो देश हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, अधिकांश रूप से इसमें वही देश आते हैं जो विकास के जो शुरुआती दौर था उसमें जो साम्राज्य शक्तियां रही हैं, यानी जो दूसरे देशों पे अधिकार जमाई हुई थीं, जो दूसरे देशों पे शासन करती थीं, इसमें वही शक्तियां शामिल हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता ज़्यादा नहीं है। अब सामाजिक विविधता जितनी ज़्यादा होगी, भेदभाव या मनमुटाव या एक दूसरे का विरोध करना ज़्यादा होगा। और ये देखा गया है कि इसमें वही देश शामिल हैं जहाँ पे सामाजिक विविधता बहुत कम है। इसलिए इस तरीके का जो गृह युद्ध या अंदरूनी जो भेदभाव होते हैं या मनमुटाव होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ऐसे देशों में सामाजिक विविधता ज़्यादा नहीं होती है। इनमें से ज़्यादातर जो देश हैं वो यूरोप में स्थित हैं और प्राचीन समय से ही यूरोप साम्राज्य शक्तियाँ रही हैं। यूरोप में चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, ये सारे जो देश थे ये पहले अन्य देशों पे साम्राज्य करते थे, उपनिवेश स्थापित करते थे। ऐसे देशों में औद्योगिक विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जब औद्योगिक विकास होगा तो वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लोगों का वो अच्छा होगा ही होगा। सेकंड नंबर पे आता है मध्यम मानव विकास सूचकांक, जिसमें इंडेक्स वैल्यू 0.55 से 0.699 है और इसमें 37 जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल होती हैं। इसमें अधिकांश जो देश हैं वो पहले उपनिवेश रह चुके हैं, यानी इस पे दूसरे देशों का जो अधिकार था वो स्थापित था। यानी कि जब भी उपनिवेश युग था तो उसमें जितनी साम्राज्य करने वाली शक्तियाँ थीं वो उच्च मानव विकास या उच्चतर मानव विकास को दर्शाती हैं, और जिन देशों पर उपनिवेश स्थापित किया गया था वो देश मध्यम मानव विकास या निम्न मानव विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये पहले उपनिवेश रह चुके हैं, इन पे दूसरे देशों का अधिकार था और इसीलिए ये मध्यम मानव विकास में आते हैं, क्योंकि इनका जो विकास है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। और कई सारे ऐसे देश हैं जो 1990 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, टूटा सोवियत संघ, और उससे जब ये अलग हुए तब अपना विकास शुरू किए। जैसे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि जो देश हैं उनका विकास 1990 के बाद शुरू हुआ, इसलिए अभी वो उतने ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं पाए हैं। और साथ ही यहाँ पे सामाजिक विविधता भी बहुत ज़्यादा है, यानी कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति, कई रेसेस के लोग रहते हैं, कई प्रजाति के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर करके गृह युद्ध, कलह, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विद्रोह ये सब होते रहे हैं। लेकिन ये जो मध्यम मानव विकास वाले देश हैं इसमें से अधिकांश देश ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के लिए कई सारी नीतियां बनाकर ह्यूमन डेवलपमेंट करना शुरू किया है, जिससे कि जो भी भले सामाजिक विविधता है लेकिन सामाजिक भेदभाव दूर हो सके, इसके लिए नीतियां बना के और मानव विकास का जो स्कोर है उसको सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत जो कि मध्यम मानव विकास सूचकांक में आता है, उसकी रैंकिंग 2020 में 131 रैंक है सभी देशों में। और यहाँ लास्ट में निम्न मानव विकास की हम जब चर्चा करते हैं तो उसमें ऐसे देश आते हैं जिनका स्कोर 0.549 है, और इसमें 33 देश ऐसे हैं जो आते हैं जहाँ पे मानव विकास बहुत ही बेकार है। और इसमें से कई अधिकांश देश बहुत छोटे हैं जहाँ पे राजनीतिक उपद्रव यानी कि पॉलिटिकल वार यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, और इसके साथ ही यहाँ पे गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल है, बीमारी है ना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उस
उस प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहा है अभी भी, और इस वजह से यहाँ पे मानव विकास उतना नहीं हो पाया है। और इन तीनों का कंपैरिजन करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन देशों में उच्च मानव विकास हुआ है वहाँ की सरकार सामाजिक सेक्टरों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि लोगों का डेवलपमेंट हो। और वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे राजनीतिक उपद्रव या जो अस्थिरता है, युद्ध है, महामारी है, अकाल है, ये सब चीज़ों से स्वतंत्र है। और साथ ही यहाँ के जो देश हैं उसमें संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है, यानी कि वहाँ चूँकि सामाजिक जो विविधता है वो कम है, इसलिए जो संसाधनों का वितरण है वो भी समान है। यानी कि जब गरीब अमीर ज़्यादा विविधता होगी ही नहीं तो वितरण तो समान होना ही है। जबकि मानव विकास के जो निम्न स्तर वाले देश हैं जहाँ पे मानव विकास कम हुआ है, वहाँ सामाजिक सेक्टरों की बजाय चूँकि वहाँ पे राजनीतिक जो युद्ध होते हैं, अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, भेदभाव है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत युद्ध, लड़ाइयाँ, इन सब से जूझ रहा है ये क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों में प्रतिरक्षा यानी कि अपने देश की रक्षा करने, वहाँ रक्षा करने के लिए युद्धपोत खरीदने या मिसाइल या जो भी वेपन्स हैं उनको खरीदने पे ही ज़्यादा खर्च कर देती है सरकार, और सामाजिक सेक्टरों पे खर्च करने के लिए उतना धन नहीं बचता है। दूसरा पॉइंट ये है कि राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता यहाँ ज़्यादा होती है, यानी कि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो आतंकवादियों से घिरे हुए हैं या जहाँ पे वॉर बहुत ज़्यादा चलता है या जिस पे कई देशों की निगाहें होती हैं। और यहाँ पे जो सामाजिक भेदभाव है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही यहाँ पे चूँकि सामाजिक विविधता बहुत ज़्यादा है, गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो धर्म के आधार पे जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो संसाधन है उनका वितरण भी समान यहाँ नहीं है। इस वजह से इन क्षेत्रों में विकास कम हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ पे मैप देख सकते हैं। इस मैप में हम देख सकते हैं कि जितना ये ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये उच्च मानव विकास को इंडिकेट करता है, जो कि पहले ही बताया जा चुका है कि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले ही प्रभुत्व शक्तियां रह चुकी हैं। तो ये देश हम देख सकते हैं प्रभुत्व शक्तियां थीं, और साथ ही जहां मानव विकास कम हुआ है उन क्षेत्रों को भी देख लें तो वो क्षेत्र जैसे भारत और उससे लगे हुए आसपास के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं, वो ज़्यादातर इन यूरोपीय कंट्रियों के उपनिवेश रह चुके हैं। इसलिए यहाँ पे जो विकास शुरू हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। यहाँ पे चूँकि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके जो मध्य भाग में हम देखते हैं, उत्तर वाला भाग तो पूरा हमारा सहारा मरुस्थल ही हो जाता है। दक्षिण में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि वहाँ खनिज संसाधन वगैरह पाए जाते हैं, और मध्य वाला भाग तो उतना डेवलप ही नहीं हुआ। साथ ही यहाँ पे कांगो बेसिन और पूरा विश्वतरेखीय जो वन क्षेत्र हैं वो फैले हुए हैं। उसके अलावा ये प्रारंभिक युग में बहुत बड़ा उपनिवेश हुआ करता था, जहाँ पे जो अमेरिकन थे और यूरोपीय लोग यहाँ से लोगों को दास बना के अपने अपने कंट्रीज़ में ले जाते थे, बागानों में काम करवाने के लिए, खेतों में काम करवाने के लिए। और इस वजह से ये जो अफ्रीका महाद्वीप के जो ये क्षेत्र हैं वो उसमें डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट बहुत बाद में शुरू हुआ है। और कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, जहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को दास ही मानते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे मैप को भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और करें और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।